हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 का पेपर ऑफिशियल पेपर रिलीज हो गया। उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। डिस्क ऑफ a center of a disk of radius small r and mass small m is attached to a spring of radius of spring constant k inside a ring of radius capital R. ओके, तो इसका रेडियस कैपिटल आर दिया है, इसका रेडियस स्मॉल आर दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ठीक है, पेरिफेरी ऑफ द रिंग पे अटैच्ड है। बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, द डिस्क कैन रोल द डिस्क, ये डिस्क है, ये रिंग है। ठीक है, तो ये रिंग है और ये क्या है, आपका डिस्क है। द डिस्क कैन रोल अलोंग द इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ये जो डिस्क है ये रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग फॉलोइंग हुक्स लॉ। ठीक है, पेरिफेरी के अलोंग कंप्रेस हो सकता है या स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, equilibrium, in equilibrium the disk is at the bottom of the ring, the disk is at the bottom of the ring. Assuming small displacement of the disk, the time period of the disk is 2 pi by omega. The correct expression, मतलब ओमेगा पूछ रहा है बेसिकली। अगर छोटा सा मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो किस ओमेगा के साथ वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं क्या है। मान लो ये सेंटर C1 है। C1 किसका सेंटर है? इस रिंग का, बड़े रिंग का। देखो, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे, अब ये रोल हो रहा है, समझ रहे हो, ये घिस के ऊपर नहीं जा रहा है, ये रोल हो रहा है। यहां पे लिखा है ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रहा है, रोल हो रहा है। जब ये रोल हो रहा है तो ये दो तरीके से घूम रहा है। एक तो आपस में घूम रहा है, खुद ही घूम के ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ेगा? अगर स्लिप नहीं हो रहा तो रोल होके ऊपर चढ़ेगा, तो मतलब खुद में घूम रहा है। और अगर आप इस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो तो ये सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है। पहले यहां होगा कुछ, यहां से ऊपर गया ना ये, तो एक तो C1 के लिए ये गोल घूम रहा है और खुद उस पर जाओगे तो वो रोल हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है। तो यहां पे दो चीजें मैं आपको बताता हूं। मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट x है, मान लो पहले वो यहां पे था, ठीक है, फिर वो x ऊपर गया। तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट x है और वो रोल हो रहा है, मान लो विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 5, उसका खुद का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है? 5। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको पता है s इज इक्वल टू आर थीटा, ये बात हमको पता है। s इज इक्वल टू आर थीटा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5, नॉट वेलोसिटी, आई एम सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5। तो 5 एंगल डिस्प्लेस होने के बाद वो कितना चल पाया लीनियरली? x। तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आर। ये किसके लिए? खुद के लिए। अब आप ध्यान से देखो, यही सेम चीज मैं किसके लिए लगा सकता हूं? सेंटर C1 के लिए लगा सकता हूं। C1 के हिसाब से ये क्या है? ये है r माइनस आर। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास आप देखोगे तो स्मॉल r तो उस डिस्क का खुद का है, वो आप हटा दोगे तो r माइनस आर है। ठीक है, और कितना एंगल चला? थीटा एंगल चला, तो डिस्क का डिस्प्लेसमेंट क्या है? r माइनस आर थीटा। उससे हमको क्या पता चला? r फाई इज इक्वल टू r माइनस आर थीटा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे काम आएगा। अब जब आप ऊपर लेकर आए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब जब आप इसको ऊपर लेकर आए, देखो इस पॉइंट पे, यहां पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, और mg नीचे था, उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। और क्योंकि ये रोल हो रहा है तो ऑब्वियसली एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अब आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालूं, तो इस पॉइंट के अलोंग क्या है? जो नॉर्मल है वो तो इसी पॉइंट से पास करेगा, mg cos थीटा भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, फ्रिक्शन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि mg sin थीटा और kx ही इसको टॉर्क लगा रहे हैं। इसको क्या लगा रहे हैं? टॉर्क। टॉर्क लगा के ही तो नीचे लाएंगे। तो अब यहां देखो, टॉर्क क्या आएगा? mg sin थीटा प्लस kx। मुझे x पता है ना, x क्या? r माइनस आर थीटा। तो यहाँ पे kx को मैंने डायरेक्टली r माइनस आर थीटा लिख दिया।
तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर, ये वाला डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू फाइव डबल डॉट। ये क्या है, ये है रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब डबल डॉट। मुझे पता है आर फाई इज इक्वल टू आर माइनस आर थीटा। ये क्या, ये बेसिकली समझा ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ही लिखा हूं मैं, और कुछ नहीं। आई कैसे आया, सेंटर ऑफ मास से एम आर स्क्वायर, नीचे से ले रहे हैं तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, आर फाइव डबल डॉट इज इक्वल टू आर माइनस आर टाइम्स थीटा डबल डॉट। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको यूज करो, देखो 3/2 एम आर स्क्वायर फाइव को मैं 3/2 एम टाइम्स आर लिखा, एक आर फाइव जो बचा आर फाइव डबल डॉट, उसको क्या लिख दिया आर माइनस आर थीटा डबल डॉट। ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, एम जी थीटा प्लस के टाइम्स आर माइनस आर थीटा इज इक्वल टू 3/2 एम टाइम्स आर माइनस आर ऑफ थीटा डबल डॉट। अब यहां से एक तरफ थीटा कॉमन ले लो, एक तरफ थीटा डबल डॉट ले लो, तो ये पूरा टर्म नीचे आएगा, ठीक है। थीटा कॉमन लिया तो क्या आया, एम जी थीटा, एम जी दिस इज ओनली एम जी, सॉरी, एम जी प्लस के टाइम्स आर माइनस आर अपॉन 3/2 टाइम्स एम आर माइनस आर। तो अब यहां से थीटा डबल डॉट इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आर माइनस आर कैंसिल होगा, के बाय एम प्लस एम जी अपॉन एम एम कैंसिल होगा, जी अपॉन आर माइनस आर, करेक्ट, जी अपॉन आर माइनस आर टाइम्स थीटा अपॉन ओमेगा दिस। नाउ दिस होल टर्म बिकम्स योर ओमेगा स्क्वायर, थीटा डबल डॉट, सॉरी, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म क्या हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ 2/3 के बाय एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर, 2/3 जी बाय आर प्लस दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, और भी मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का पेपर 1 का ये सेकंड प्रॉब्लम है फिजिक्स का, जो मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ऑब्वियसली टाइम बचाने के लिए, बट मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं पूरा जे एडवांस का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, इस साल का भी नहीं और भी पिछले साल का, और भी बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 2025 का ही क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, आसान भी क्या बोलो, इजी है, डुएबल है। इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m collides with another particle of mass m which is initially at rest, assuming the collision is perfectly elastic। ये बोल के काफी काम आसान हो गया। The maximum angular deviation of the heavier particle in radiances। तो ये 2m मास का जो है पार्टिकल, ये जाके हिट करता है इस m मास के पार्टिकल को जो इनिशियली रेस्ट पे है। अब यहां से क्या होता है, ये 2m मास वाला पार्टिकल ऑब्वियसली डिविएट करेगा। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना डिविएशन हो सकता है, ठीक है, और m मास का नीचे जा रहा है, 2m मास का ऊपर जा रहा है। देखो जब मैक्सिमम का केस आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको एक इनइक्वालिटी चाहिए, बहुत लोग डिफरेंशिएशन या कुछ दूसरा मेथड यूज करेंगे, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं बहुत इजी है, समझने में आसान है। उसने इलास्टिक कोलिजन बोला, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक बोला, दो चीज समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर लो और मोमेंटम कंजर्व कर लो। अब मान लो इसका मोमेंटम p1 बार है, इसका मोमेंटम p2 बार है और इसका मोमेंटम p3 बार है। तो अगर आप मोमेंटम को कंजर्व करोगे तो आप यही लिखोगे ना कि p1 बार बराबर क्या हो गया, p2 बार प्लस p3 बार। देखो यहाँ पे इसका p1 बार मोमेंटम लिया, इसका p2, इसका p3, और मैंने क्या लिख दिया, p1 बार बराबर p2 बार प्लस p3 बार। अब यहां से मैंने क्या किया, p1 माइनस p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p3 का स्क्वायर, क्लियर है।
अब P1 माइनस P2 द होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, P1 बार स्क्वायर प्लस P2 बार स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P1 P2। देखो ये एंगल बिटवीन P1 P2 है ना, ये P1 बार है आपका, ये P2 बार है, एंगल बिटवीन P1 P2। इसी का अपने को जानबूझ के P1 माइनस P2 लिया ताकि थीटा आ जाए कहीं से, अपने को थीटा ही निकालना है। ठीक बात है। अब ये हमने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व कर लिया, अब एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे एम एम से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो P1 स्क्वायर बाय 4m आएगा क्योंकि उसका मास 2m है। मोमेंटम आप एनर्जी कंजर्व करो तो आरएचएस राइट हैंड साइड में क्या आएगा, P2 स्क्वायर अपॉन 4m प्लस P3 स्क्वायर अपॉन 2m। सिंपल सा इक्वेशन। अब यहां से P3 स्क्वायर देखो, m से m मर जाएगा, ये m ये m ये m गया, ठीक है। यहां से 2 भी जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो P3 स्क्वायर क्या आया, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर अपॉन 2। इसको यहां पे पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बना, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos थीटा इज इक्वल टू P1 स्क्वायर बार माइनस P2 स्क्वायर बाय 2। 2 यहां पे लेकर आओगे आप, पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो 2P1 स्क्वायर प्लस 2P2 स्क्वायर माइनस 4P1 P2 cos थीटा इज P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। ठीक बात, इसको भी यहां ले आओ। तो अब देखो ये इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा है, मुझे क्या मिला, 3P2 स्क्वायर माइनस 4P1 cos थीटा P2 प्लस P1 स्क्वायर। यहां पे मैं देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं P2 में। अब P1 में क्यों नहीं, P2 में क्यों, मैं आपको बताता हूं। P1 जो है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदल सकता। बदल क्या रहा है, P2, क्योंकि अलग अलग थीटा पे अलग अलग P2 आएगा और अपने को पता नहीं है कि वो थीटा क्या है। इनफैक्ट थीटा कोई एक वैल्यू नहीं है, रेंज हो सकता है, आपको पूछा भी मैक्सिमम है। तो P2 का मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को रियल रूट्स होने के लिए डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होना चाहिए। अब ये देखो यहां पे बी स्क्वायर क्या आएगा, 4P1 cos थीटा, तो 16P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 4ac, तो 4 लिख लिया, a क्या है आपका 3 और c क्या है आपका P1 स्क्वायर, तो 12P1 स्क्वायर। यहां से cos स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, यानी कि cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2, यानी कि थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू π/6, यानी कि थीटा मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/6। ऑप्शन है यस, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जो एडवांस 2025 का ये सवाल था कोलिजन के ऊपर। ठीक है, डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, P2 को P1 को कांस्टेंट मान के P2 में डिटर्मिनेंट रियल करके ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है ना चमके, इसलिए मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डूएबल तो ऑब्वियसली है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं और ये थर्ड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द XZ प्लेन विद इट्स लोअर एज हिंज्ड अलोंग द x एक्सिस। तो बेसिकली ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, दिख भी रहा है। Only in the region y positive, मतलब only in this region there is a time dependent magnetic field। सिर्फ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वो है B0 cos omega t, where B0 is a constant. The magnetic field is zero everywhere else. At a time t equal to 0, the loop starts rotating with a constant angular speed omega about x axis in the clockwise direction as viewed from the plus x axis। ठीक बात। Ignoring self inductance of the loop and gravity, which of the following plots accurately represents EMF वर्सेस टाइम। तो EMF वर्सेस टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यहां पे मान लो ये करंट कैरिंग, इसका कलर चेंज कर देगा, कुछ येलो कर दे,
हाँ, मान लो ये करंट कैरिंग आपका लूप है, तो एंगल उसने क्या बनाया, ओमेगा टी, कोई भी टाइम पे एंगल क्या बनाया, ओमेगा टी। अब इसका एरिया वेक्टर देखो ऐसा दिखेगा, ये एरिया वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा घूमने के लिए टाइम क्या लगेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। लेकिन सिर्फ आधे रीजन में देखो, सिर्फ आधे रीजन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आपका ईएमएफ जो बनेगा वो इसका हाफ क्या होता है, पाई बाय ओमेगा, यानी कि 0 से पाई बाय ओमेगा में ही ईएमएफ बनेगा। पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा में ईएमएफ नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई। अब फाई क्या होता है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले लो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि टाइम पीरियड क्या है, 0 से पाई बाय ओमेगा, जिसमें ईएमएफ रहेगा। फिर ईएमएफ पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा में 0 रहेगा। तो अपने पास दो ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन यहां पे, हाँ ये ऑप्शन देखो, पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक यहां पे 0 है, और पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक ईएमएफ यहां पे 0। तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी दो ही करेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया। अब अपन फ्लक्स की वैल्यू देख लेते हैं। यहां पे देखो दोनों ही तरफ क्या है, फ्लक्स नेगेटिव से शुरू हो रहा है, यहां भी और यहां पे 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इनिशियली फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये बात पता चल जाए अपने को तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक बात। चलो अब इसको येलो कलर, हाँ तो फ्लक्स क्या है, बी डॉट ए, बी नॉट ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी कि ए साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, ये आ गया आपका फ्लक्स। ईएमएफ क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस बी नॉट ए बाय 2 इंटू 2 कॉस 2 ओमेगा 2, यानी कि माइनस बी नॉट ए कॉस 2 ओमेगा 2। इनिशियली ओमेगा टी कितना होगा, एंगल इनिशियली 0 होगा। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब माइनस बी नॉट ए से शुरू होगा ये, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं, यहां पे देखो cos 2 ओमेगा टी है ना, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाय ओमेगा, इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा है, और अपने को पता है कि पाई बाय ओमेगा तक ही ईएमएफ होगा, यानी कि पाई बाय ओमेगा के अंदर इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा, मतलब कंप्लीट आपको एक ईएमएफ का राउंड मिल जाएगा। तो यहां देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये ईएमएफ शुरू, अरे एक मिनट अच्छे से बनाते हैं जरा, हाँ यहां से ईएमएफ शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, और ये पूरा एक राउंड ले रहा है, कितना, पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऑब्वियसली मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन डालने वाला हूं एक के बाद एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 का 4th क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में मैं जेईई एडवांस 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 1 मिनट के अंदर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। वर्नियर कैलिपर एकदम ही बेसिक मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इनफैक्ट सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेईई में पूछ लिया गया है, तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, उनको एक आसान क्वेश्चन मिल गया तो वो दूसरे क्वेश्चंस पे टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इस पे सोल्यूशन पे आते हैं। सिंपल वर्नियर कैलिपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर 1 shows the configuration of main scale and vernier scale before measurement. Figure 2 shows the configuration corresponding to the measurement D of the tube. Find the measured value. तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप काउंट कर लो। देखो ये मेजरमेंट चाहिए अपने को, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेजरमेंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यही होता है ना, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन क्या है, 0.1, तो ये हो गया 0.1 प्लस, अब ये कोई वैल्यू चाहिए अपने को, तो आप देखो 0.12, 0.11, 0.13, 0.14, मतलब 0.1 तो सही है। अब यहां पे अपने को क्या बिफोर मेजरमेंट क्या दिया, देखो 1
2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 7 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। 1 VSD 7/10 MSD है, मतलब 0.7 MSD। और आप देखो 10 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हो गया 0.07 सेंटीमीटर, कितना 1 VSD। ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 VSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD विच कम्स 0.03 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या आया? 0.03 मल्टीप्लाइड बाय, देखो फर्स्ट वाला ना कोइंसाइड हो रहा है, देखो ये फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो गया 0.13 सेंटीमीटर विच इज योर ऑप्शन सी। मेरे हिसाब से इस पेपर का ये सबसे इजी क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया फटाक से। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, और ऑब्वियसली मैं और भी बहुत सारे कंटेंट फिजिक्स का डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जेईई एडवांस 2025 के 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पेपर 1 के। ठीक है, तो पहले मैं ये क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, ठीक है, साइड एल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मास m दिया है, रेजिस्टेंस r दिया है, इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन अगर आप देखो तो नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है, यानी कि ये जो सरफेस है एक्स वाई प्लेन है, ऊपर वाला z प्लेन। ठीक है, विद इट्स एजेस पैरेलल टू x एंड y एक्सेस, द रीजन y ग्रेटर देन 0, ये जो पॉजिटिव रीजन है y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आपके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव y z डायरेक्शन में, विच इज बी नॉट के कैप, मतलब बी नॉट। ठीक है, the magnetic field is zero everywhere else. At time t equal to 0, the loop starts to enter the magnetic field. t equal to 0 पे वो अंदर आ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, इनिशियल जो रफ्तार है वो v नॉट है, एज शोन इन द फिगर। बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एन को हमने एक k करके कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, कंसिडरिंग द क्वांटिटी k इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स, ignoring self inductance of the loop and gravity, which of the following is correct? तो इतना डेटा दिया है, 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1, if v naught is 1.5 kl, the loop will stop before it enters completely inside the region of magnetic field। ठीक बात, अब इसको एग्जामिन करते हैं, ऑप्शन सही है। देखो मैंने एट टाइम t ये डायग्राम बनाया, मान लो वो थोड़ा सा अंदर आ गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो जब वो अंदर आ रहा है तो आप देखो यहां पे डॉट से मैंने दिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एक तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो, वो उसके रिवर्स में करंट को इंड्यूस करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो हम नीचे एक करंट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस करेंगे। मान लो ये देखो डायरेक्शन मैंने यहां पे दिखाया है, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर रहे हैं, करंट है I। ठीक है, अब एक फोर्स भी लगेगा। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फोर्स लगेगा ILB या IL क्रॉस B, जिसका डायरेक्शन यहां होगा। अभी देखो ये जो दो वायर है ना, इनका लेंथ का आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। फोर्स जो है वो सिर्फ इस लेंथ L पे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट में करंट जो है वो कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को। तो मैं यहां लिखता हूं कि ma मास इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस ILB, क्योंकि ये जो फोर्स है ILB, ठीक है, इससे एक नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स है मोशन के। ठीक है, तो एम ए क्या लिख दिया मैंने, माइनस ILB। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो BLV होगा, यहाँ पे B नॉट LV होगा। हमको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, BLV, और जो करंट होता है वो E बाय R होता है। तो BLV बाय R को मैंने I को रिप्लेस कर दिया BLV बाय R, और LV एज इट इज था। ठीक है, तो MA आ गया माइनस B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाय R इंटू V, यानी A आ गया माइनस B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर V बाय MR। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये बाद में भी काम आएगा। अगर आप देखो B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन MR, यही तो आपका K है, यानी कि A क्या आ गया, माइनस KV। A को मैंने लिखा V dV बाय dx, माइनस KV, V से V मर गया,
तो dv इज इक्वल टू माइनस के dx, इंटीग्रेशन लगाएंगे हम। जब x 0 होगा मतलब वो अंदर जरा, ये x डिस्टेंस है, ये कि वो अंदर कितना आया है, ठीक है, ये क्या है x। अब x जब 0 होगा तब इनिशियल रफ्तार v0 थी, मान लो जब रफ्तार v हुई, अभी हम जो देख रहे हैं रफ्तार v है, वो x अंदर आ गया, तो हमको क्या मिलेगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, मतलब किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगी वो v नॉट माइनस के टाइम्स x होगी। फॉर v टू बी 0, वो जब रुकेगा तो v नॉट के एक्स के बराबर हो जाएगा ना, यहां देखो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, अगर मैं इसको 0 कर दूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इक्वेशन बाद में काम आएगा, लेकिन आप ऐसे ही समझ लो कि अगर मैं उसको 0 कर दूं तो v नॉट किसके बराबर है, के एक्स, यानी x क्या हो जाएगा, v नॉट बाय के। x आ गया अपने पास v नॉट बाय के, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है कि v नॉट किसके बराबर है, 1.5 kl, उसके बाद हमको चेक करना है, तो v नॉट को 1.5 kl डाला, तो 1.5 kl बाय l इज 1.5 l, यानी कि l से ज्यादा है, यानी कि जब पूरा का पूरा लूप अंदर आ जाएगा उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब आप रुक जाओगे। तो यहां क्वेश्चन क्या था, द लूप विल स्टॉप बिफोर एंटर कंप्लीटली, ऑप्शन ए पूरी तरह से गलत हो गया, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अब पूछा है सेकंड ऑप्शन देखो, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। जब आपका पूरा जो लूप है वो अंदर आ चुका है तो ईएमएफ अब चेंज ही नहीं हो रहा, ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा और नेट फोर्स आपका 0 होगा, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, अगर v नॉट के एल बाय 10 ले लें, द लूप कम्स एट रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू समथिंग, मतलब मुझे अब वो टाइम निकालना है जब लूप रेस्ट पे आएगा। देखो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे मुझे a पता है, मुझे अभी टाइम चाहिए जहां पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे a और v का रिश्ता है, तो मैं a को क्या dv बाय dt लिख सकता हूं, तो क्या v और t का रिश्ता आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यही किया, a को लिखा dv बाय dt माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय mr, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसको मैंने k मान लिया है, मतलब मानना क्या है, क्वेश्चन में दिया है ये वैल्यू k है, तो kv हो गया, ठीक है। v नीचे जाएगा, यहाँ पे dt ऊपर आएगा तो माइनस के dt हो जाएगा, सही बात है। अब देखो जब टाइम t 0 था तो आपका इनिशियल रफ्तार v नॉट था, मान लो एक t टाइम पे आपकी रफ्तार v हो गई, तो ये हो जाएगा ln v बाय v नॉट विच इज माइनस के टी। अब ln यहां आएगा तो e की पावर ऊपर चला जाएगा, v नॉट ऊपर आएगा तो v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू माइनस के टी। v जीरो कब होगा, जब t इंफिनिट होगा, e रेस टू इंफिनिटी 0, तो जब t इंफिनिट की तरफ जाएगा तब v की 0 की तरफ जाएगा, तो लूप कम्स एट रेस्ट के लिए आपको ये कहना कि टाइम ये होगा, ये गलत है, ऑलमोस्ट इंफिनिटी की तरफ ये आ जाएगा ऐसा। मतलब टाइम जो है वो आप किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि लूप रेस्ट पे ही कब आ रहा है, वी नॉट की तो बात भी नहीं है, वी नॉट इन्होंने दिया है कि वी नॉट छोड़ दो, लूप रेस्ट पे ही कब आएगा, जब टाइम इनफाइनाइट के करीब आएगा। तो यहाँ पे टाइम का कोई भी इक्वेशन दो तो अपना वो गलत है, तो ये ऑप्शन, ये मैंने टिक क्यों कर दिया है, तो गलत हो गया, ये अपन गलत कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया गलत, है ना, सी ऑप्शन गलत हो। अब डी क्या दिया है कि v नॉट की वैल्यू अगर 3kl हो, द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम दिस, तो अब अंदर घुसने की बात हो रही है। अब देखो हम अंदर घुसने की बात है और v और x का खेल है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, इक्वेशन दिया है, यहाँ पे मैं v को dx बाय dt लिख लूंगा, v नॉट माइनस के एक्स, ठीक है। इस टर्म को नीचे ले आओ, dx अपॉन वी नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू dt, जब टाइम t 0 था तो dx भी 0 था, अंदर कुछ नहीं आता, मान लो टाइम t पे x अंदर आया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाय के ln ऑफ वी नॉट माइनस के एक्स अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू टी। यहाँ पे मैं लिमिट्स ऑलरेडी डाल दिया 0 से x तक, और खाली x आएगा वहां पे। यहाँ पे एक इक्वेशन आया कि ln वी नॉट माइनस के एक्स बाय वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी, तो वी नॉट इज इक्वल टू 3kl, x इज इक्वल टू l, यहां पे दिया ना v नॉट इज इक्वल टू 3kl,
वो क्या बोल रहा है, लूप कंप्लीटली एंटर्स, यानी कि x बराबर l हो जाएगा जब v नॉट बराबर, ऐसा अजम्पशन है, देखना ये सही है कि नहीं हो तो देखना आपने। तो ln 3kl माइनस के एल अपॉन 3kl इज माइनस 3 माइनस के टी, तो ln 2kl अपॉन ये kl मर जाएगा, ये माइनस यहां लाओगे तो 3/2 kt आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 1/k ln 3/2। जब ये टाइम पीरियड होगा तब वो पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, 1/k ln 3/2 ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कॉमा डी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। आपने वीडियो यहां तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करना मत भूलो। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का 6th क्वेश्चन है ये जो मैं आपको सॉल्व करूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर है। क्वेश्चन है लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया आर मेजर्ड टू बी 10.5 सेंटीमीटर, 0.05 millimeter and 6.0 micrometer respectively. Which of the following option give the volume of the strip in centimeter cube with correct significant figure? तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, तीन आपको डायमेंशन दिया है, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस, पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितना सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, जो लीस्ट होता है, तो तीनों डायमेंशन में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर में वही होना चाहिए। लेंथ की बात करो तो 10.5 सेंटीमीटर में तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। ठीक है, बी में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 5, उसके पहले के सारे लीडिंग जीरोस को नहीं गिना जाता, आपको पता होगा। और सी में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हम दोनों लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आगे लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है, जो मिनिमम है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर बन के आ रहा है, तो लीस्ट वन है। तो अपने को देखना है चार ऑप्शन में किसका एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपको बाकी कुछ मल्टीप्लीकेशन की जरूरत यहाँ पे 10 क्या है वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो ऑप्शन ए में क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दो। ऑप्शन बी में तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑप्शन सी में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, और ऑप्शन डी में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो 10⁻⁻5 10⁻6 और 32.0, मतलब आपको वो 10 क्या है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, सारे को जो मिलीमीटर में है, माइक्रोमीटर में, उसको सेंटीमीटर में करना, कुछ उसकी जरूरत नहीं थी। सिंपली चार ऑप्शन में अगर आप डाल के देख लोगे किसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, अगर दो ऑप्शन होता जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया था जेई ने। अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चंस वो डाल देते हैं शायद कि बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए और दूसरे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगा सके। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप आने वाले जेई ये 2026-27 या नीट 2026-27 के एस्पिरेंट हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला, आपकी सारी प्रिपरेशन में आपको करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ाई करना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जेई एडवांस 2025 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन रीड करके आपको समझा देता हूँ क्या है, उसके बाद हम चारों ऑप्शन पे काम करेंगे और बहुत जल्दी इसका आंसर भी निकल आएगा। पेपर 1 में हमने अब तक देखा सारे क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के ही रहे हैं, और ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो चलो ये देखते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्प्रिंग्स। ठीक है, 3 स्प्रिंग को कनेक्ट किया है S1 S2 S3 से, हम देख सकते हैं S1 S2 और S3 विथ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी म्यू kg पर मीटर, 4 म्यू kg पर मीटर, 16 म्यू kg पर मीटर। तो ये मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी म्यू, 4 म्यू और 16 म्यू है, यानी कि डेंस बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो। केजी पर मीटर है ना, तो 1 मीटर में ज्यादा वजन आ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, S1 एंड S2 आर कनेक्टेड एट पॉइंट P, ये वो पॉइंट है जहां पर S1 S2 कनेक्टेड है। S2 एंड S3 आर कनेक्टेड एट पॉइंट Q, ओके, नो प्रॉब्लम, एंड द अदर एंड ऑफ S3 इज कनेक्टेड टू अ वॉल जो क्लियरली विजिबल है। A wave generator O is connected to the free end of S1, वेव जनरेटर है ये, तो ये वाइब्रेट करेगा, वेव जनरेट करेगा। द वेव फॉर्म द जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू y नॉट cos ओमेगा t माइनस kx सेंटीमीटर, y नॉट ओमेगा एंड के आर कांस्टेंट्स ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशंस। ओके,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब बेसिकली ट्रू और फॉल्स है, बट मल्टीपल हो सकता है क्योंकि इज आर लिखा है, ठीक है। When the wave reflects from P for the first time, मान लो वेव यही P से ही रिफ्लेक्ट कर गया, द रिफ्लेक्टेड वे इज, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इन्वर्ट होगा। इन्वर्ट होने का मतलब, पूरा इन्वर्जन मतलब कितना है, 180 डिग्री टर्न, मतलब 180 का एडिशन होना चाहिए। क्या यहाँ पे हमको पाई का एडिशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया सर, ये क्या हो गया? अगर आप राइट में जा रहे हो तो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये भी सही है, और सम अल्फा 1 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो वो कोई भी एक कांस्टेंट होगा जहां पे यहाँ पे ये मैटर नहीं करता। मेन ये है कि अपने को देखना है कॉस के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है वो देखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में आते हैं, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पी फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब वो बात पी से आगे बढ़ चुकी है, वेव पी से आगे आ गया। जब वो पी से आगे आ गया है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स ही रहेगा, ये अपने को श्योर है कि माइनस रहेगा, लेकिन क्या ये के एज इट इज रहेगा? क्या के नहीं बदलेगा? दैट इज द क्वेश्चन। अब देखो के क्या होता है? ओमेगा बाय वी। के बेसिकली आपके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी चेंज होगा ना, क्योंकि वी क्या होता है? अंडर रूट टू टी बाय म्यू, और म्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे, म्यू से 4 म्यू हो गया। अगर म्यू से 4 म्यू हो गया तो वेलोसिटी v से v बाई 2 हो जाएगा। और k क्या होता है? ओमेगा बाई v। अगर v हाफ हो गया तो k डबल हो जाएगा, समझो। v हाफ हुआ तो k डबल होगा, यानी कि यहाँ पे 2kx होना चाहिए था, बट 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन सी क्या है? व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम q, q से रिफ्लेक्ट हुआ तो नेगेटिव है, गलत हो गया भाई। जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? इन्वर्जन होगा। तो पाई तो ऐड किया तो अच्छी बात है, इसने पाई ऐड किया है, लेकिन माइनस क्यों दे रहा है वो? और पहली बात ये के भी सेम नहीं रहेगा, 2k रहेगा ना, यहाँ पे अपन ने निकाला, तो ये ऑप्शन तो क्लियरली गलत है। डी में क्या है? क्यू से भी पास हो गया है, ओमेगा टी माइनस 4kx, पाई ऐड नहीं किया है, ये अच्छी बात है क्योंकि क्यू से पास हुआ, इन्वर्जन नहीं हुआ है। अभी के देखो, जब यहां से म्यू से 4 म्यू गया तो वी बाई 2 हो गया। जब म्यू से 16 म्यू जाएगा तो v बाय 4 होगा, यानी कि 4k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4k, और यहाँ पे 4k दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका फाइनल आंसर ऑप्शन ए और डी है। बहुत ही आसान सा ये सवाल था। आई होप आपको ये इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का 8th क्वेश्चन, हम पेपर 1 का 8th क्वेश्चन अभी यहां सॉल्व करेंगे। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे वो आया हुआ क्वेश्चन, और पेपर 1 जो है वो ऐसा ही बना है। हमने पहले भी सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत फंडामेंटल चीजों पे ही बनाया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, यानी कि लिफ्ट के अंदर 50 किलो का एक मास रखा गया है, ठीक है। सपोज द वेरिएशन ऑफ हाइट y in meter of the elevator from the ground with time t is given by, मतलब अलग अलग टाइम टी पे अलग अलग जगह होगा, ठीक है। मीन पोजीशन से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इनफैक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक SHM है, SHM है ना, y इज इक्वल टू वाई नॉट, है ना। मतलब इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 8 प्लस 8 साइन t बाय 20 आएगा ना। तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस a साइन ओमेगा t। ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई देना चाहिए, एक ही बार में दिखाई देना चाहिए। तो आपके पास एम्पलीट्यूड 8 आ गया और ओमेगा क्या आ गया? 1/20। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। और मैं 2 पाई टी बाय कैपिटल टी को 1/20t क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कैपिटल टी को 40 पाई सेकेंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन g को 10 मानना है। अब क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द वेट। अब देखो, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, ये केस देखो, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा नॉर्मल ऑब्वियसली बढ़ेगा, ए से ऊपर जा रहा है तो mg प्लस ma होगा, और जब नीचे आएगा, क्योंकि SHM हो रहा है, देखो y बता दिया ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ SHM ऊपर नीचे हो रहा है लिफ्ट,
जब नीचे होगा तो mg माइनस एमए होगा। अब क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द वेट ऑब्जर्व। जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाओगे, जब आप ऊपर जाओगे बहुत तेजी से, तो एक वेट आएगा, बहुत बड़ा वेट आएगा, और जब आप बहुत तेजी से नीचे आओगे तो एक बहुत छोटा वेट आएगा। तो एक रेंज मिलेगा मैक्सिमम वेट का और मिनिमम वेट का, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन द ऑब्जर्वेशन। तो आपको n1 मैक्स माइनस n2 मिनिमम निकालना है। समझ में आ रहा है, n2 मिनिमम होना चाहिए ना यार। जितना कम वेट नीचे आते हुए मिलेगा वो लोएस्ट पॉइंट, जितना ज्यादा वेट ऊपर जाते हुए हाईएस्ट पॉइंट, उसके बीच का डिफरेंस वेरिएशन हो गया आपका। अब मजे की बात है कि n1 मैक्स के लिए भी a को मैक्स करना पड़ेगा और n2 मिनिमम के लिए भी a को मैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन अपने आप संभाल रहा है सब कुछ। तो n1 माइनस n2 करोगे तो mg तो कट जाएगा, तो ma मैक्स माइनस ऑफ माइनस ma मैक्स, मतलब 2 टाइम्स ma मैक्स। अब SHM में a मैक्स कब होता है, ओमेगा स्क्वायर a मैक्स क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर a या a ओमेगा स्क्वायर, जो भी बोल लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2m ओमेगा स्क्वायर a, 2 इंटू m 50 दिया है, ओमेगा क्या है 1/20 इंटू मतलब उसका स्क्वायर इंटू a 8। ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है 2। तो ऑब्जर्व इसका आंसर क्या है 2। सिंपल क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई बहुत इक्वेशन नहीं, आसान सा सवाल। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे फिजिक्स का कंटेंट में चैनल में लाने वाला हूं। अगर आप जेई 2026-27 या नीट 2026-27 की तैयारी कर रहे हो, ये वो चैनल है जो आपका पूरा फिजिक्स तैयार करवा देगा। ठीक है, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट, जेईई एडवांस 2025-2025 का पेपर 1 का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। देख, ये है एक्चुअली जेईई मेंस के लेवल का, जेईई एडवांस में पूछ लिया। पेपर 1 का पूरा पेपर ऐसा ही आपने देखा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने जितने भी सॉल्व किए बहुत आसान थे। ठीक है, तो अभी फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, क्यूब है, यूनिट वॉल्यूम है, कंटेन्स 35 इंटू 10⁷ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया है क्यूब के अंदर, और हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक बात। If the energy of all the photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic waves within the same volume, then amplitude of the magnetic field is alpha into 10⁻⁹ Tesla. Taking permeability of free space mu naught is 4 pi into 10⁻⁷. Planck's constant H is 6 into 10⁻34. Pi is 22/7. The value of alpha is, देखो, एक हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे फोटॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फोटॉन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है, और उसको अगर मैं ईएम वेव के हिसाब से देखूं तो जो एनर्जी होगा सेम वॉल्यूम के अंदर, यहां पे लिखा है एनर्जी ऑफ ऑल द वॉल्यूम फोटॉन्स इज द एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन द ईएम वेव विद इन द सेम वॉल्यूम। अब देखो, ईएम वेव का एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, b02/2 ये किसके बराबर है, इतने फोटॉन्स विद दिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के बराबर। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर दिया है, फोटोन भी नंबर ऑफ फोटोन दिया है, हमको एनर्जी पता है फोटोन का h न्यू, एनर्जी क्या होता है h न्यू, और टोटल अपने पास एक फोटोन नहीं है, n फोटोन है। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, μ02/2 और nh न्यू, ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब तो सवाल बहुत आसान हो गया, अपने को ढूंढना क्या है, b0 ढूंढना है, फॉर्मूला अपने को पता है। तो n की जगह 35 इंटू 10⁻⁷ डाल दिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, h की जगह 6 इंटू 10⁻�34 दिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू की जगह 10⁻15 डाल दिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, b0 स्क्वायर ढूंढना है अपने को, म्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे फाइनली मतलब बहुत ही बेसिक सा मैथ्स है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का सवाल है, तो फिजिक्स एक ही लाइन की थी इसमें। ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 23, ऑलमोस्ट 23। एक्चुअल आंसर कैलकुलेटर से 22.98 आता है समथिंग, बट इंटीजर है तो मेरे हिसाब से आंसर 23 होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक कर दो वीडियो को, और बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल में आने वाला है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 का 10th क्वेश्चन में अभी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जेईई एडवांस का पेपर 1 आपने देखा है, काफी सिंपल पेपर आया है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे मेंस का कोई क्वेश्चन हो। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, इसका मतलब मैं आपको
सोल्यूशन भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल प्लेट्स है P एंड Q, ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं या येलो कर देते हैं, ठीक है। दो आइडेंटिकल प्लेट्स है P एंड Q, radiating as perfect black bodies are kept in vacuum at constant temperature TP and TQ, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन कांस्टेंट है। यहाँ पे दिया है कि TQ इज लेस देन TP, मतलब ये जो Q है वो थोड़ा ठंडा है, ये इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा है, ठीक। तो TP क्या है, ग्रेटर देन TQ, ठीक बात है। The radiated power transferred per unit area from P to Q is W naught, तो W naught हीट जो है, मतलब रेडिएटेड पावर जो है वो P से Q में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस तो जाएगा ही। अब एक ये हो गया आपका फिगर 1, यहाँ पे उन्होंने दिया है, इसी में उन्होंने थोड़ा एडिशन कर दिया और दो प्लेट्स और ऐड कर दिए बीच में। तो इस सिस्टम में हमने क्या किया, दो प्लेट्स ऐड कर दिया। टू मोर प्लेट्स आइडेंटिकल टू P एंड Q are introduced between P and Q. Assume that the heat transfer takes place only between adjacent plates. मतलब मान लो ये आपका प्लेट P1 है जिसका टेम्परेचर T1 होगा, ये प्लेट P2 है जिसका टेम्परेचर T2 होगा। ये प्लेट खाली इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट से इंटरेक्ट कर सकता है, Q आपका खाली इस वाले प्लेट से इंटरेक्ट कर सकता है, सिर्फ एडजेसेंट से, ठीक है। If the power transferred per unit area in the direction of P to Q is Ws in the steady state, अगर steady state है इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर Ws है तो यहां पे भी Ws है और यहां पे भी steady state। अब आप देखो Ws को, क्योंकि तीन जगह है और सिर्फ आप एडजेसेंट से बात कर रहे हो, तो तीन इक्वेशन में Ws का लिख सकता हूं। अगर मैं इस दो प्लेट की बात करूं तो Ws क्या होगा, सिग्मा टाइम्स TP माइनस TP की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। TP माइनस T1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि TP जो है हॉट है, TQ थोड़ा कोल्ड है, तो यहां से जैसे लेफ्ट टू राइट आओगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा। TP सबसे बड़ा है, फिर T1, फिर उससे छोटा TQ, फिर उससे छोटा Q। तो ये हो गया आपका Ws का एक फॉर्मूला। अब बीच वाले में आओगे तो आप Ws को क्या लिखोगे, सिग्मा टाइम्स T1⁴ माइनस T2⁴। क्लियर बात है। इस वाले प्लेट में क्या होगा, सिग्मा टाइम्स T2⁴ माइनस TQ⁴। तो जो टोटल है, टोटल P से Q कितना जा रहा है, इन तीनों को ऐड कर दो तो 3 टाइम Ws। अब देखो ये माइनस T1⁴ प्लस T1⁴ कैंसिल हो गया, माइनस T2⁴ प्लस T2⁴ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, TP⁴ माइनस TQ⁴। तो सिग्मा टाइम्स TP⁴ माइनस TQ⁴। अब आप फिगर 1 की बात करो, देखो यहाँ पे P और Q दो ही प्लेट है, तो यहाँ पे W नॉट को आप क्या लिखोगे, सिग्मा टाइम्स TP⁴ माइनस TQ⁴, ये तो लिखोगे ना, ये आपका W नॉट है। तो ये देखो ये आपको W नॉट जैसा दिख रहा है, तो WS इज W नॉट बाय 3, यानी कि W नॉट बाय WS इज 3, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। अगेन बहुत सिंपल सवाल था ये, ठीक है। अब आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। अभी हम जो जेईई नीट का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं उसमें हम सर्कुलर मोशन तक पहुंच गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल सर्कुलर मोशन का आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप जेईई 2026-27 या नीट 26-27 के एस्पिरेंट हो, तो बहुत सही चैनल पे आपका पूरा फिजिक्स में आपको तैयार करवा दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 का ये क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, a solid glass sphere of refractive index √3 and radius r contains a spherical air cavity of radius r/2 as shown in figure। तो ये एयर कैविटी का रेडियस r/2 दिया है और जो स्पेरिकल जो स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, सॉलिड ग्लास स्फीयर, वो r रेडियस का, ठीक है। उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिख रहा है। अ वेरी थिन ग्लास लेयर इज प्रेजेंट एट O। यहाँ पे एक बहुत ही पतली सी ग्लास की लेयर है, ठीक है। सो दैट द एयर कैविटी रिमेन्स इनसाइड द ग्लास स्फीयर। एयर कैविटी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। अनपोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल एंड मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स S emits a light ray from point
फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ग्लास स्फीयर टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ग्लास स्फीयर, ठीक है। इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ and is fully polarized, then the angle of incidence at the inner surface of the glass sphere is theta. Find the value of sin theta. मेन बात यह है कि पॉइंट O पे लाइट आने के बाद ये देखो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O, फुल्ली पोलराइज्ड। हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं वो क्या रहा है। ये सोर्स से लाइट निकला, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ, मान लो गिर के ऐसा आया, यहां पे आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, यहां आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होगा, ओ पे आएगा, और यहां पे क्या होगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो अगर वो ओ पे पोलराइज हो रहा है तो हमको पता है ना पोलराइजेशन का, हमको ब्रूस्टर्स लॉ पता है कि tan ऑफ पोलराइजेशन एंगल इज इक्वल टू म्यू या इंसिडेंस एंगल। तो म्यू √3 है, यानी कि थीटा 60 डिग्री आ रहा है, यानी कि पॉइंट ओ पे वो 60 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है पॉइंट ओ पे। ये बात अपने को समझ में आ गया। अब हमें बैक ट्रैक करते हुए जाना है और ये थीटा या साइन थीटा निकालना है। अब देखो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये पॉइंट सी है जो सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर यहां देखो ये यहां से ये जा रहा है पॉइंट ए से, पॉइंट ए से आया पॉइंट ओ पे, ठीक बात। एस से मान लो ये इसको ले लेते हैं एस डैश, एस से एस डैश, या एस डैश से जो ये लाइट जा रही है, ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है, उसी का साइन थीटा चाहिए। ये लाइट यहां पे जाएगी, बी से टकरा के ए पे आएगी, ठीक है, ये एंगल थीटा है, थीटा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटर ओ है, ठीक है, मतलब ये सेंटर है, तो ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, दोनों अगर इक्वल हैं तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये थीटा तो ये थीटा। अगर ये थीटा पे इंसिडेंस है तो थीटा पे रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक बात। अब जब ये थीटा से रिफ्लेक्ट होके बी से ए आएगा यहां पे, फिर ए से ओ जाएगा रिफ्रैक्ट होके, तो अब ये एंगल देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हुआ, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे सर्कल पे तो सेंटर से पास होगा, तो ये मान लो सेंटर सी है, ये छोटे वाले एयर कैविटी का, यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये सी से लेके मान लो ये सी डैश, सी डैश। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलरेडी 60 आप निकाल चुके हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ओ पे आपने 60 डिग्री निकाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सी से ओ r/2 है और C से A भी r/2 है, दोनों तो रेडियस ही है ना, सेंटर से जा रहा है। तो अगर ये r/2 ये r/2 तो ये 60 तो ये भी 60, अपोजिट एंगल इक्वल। तो मतलब आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 आ गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्नेल्स लॉ से आ गया। √3 टाइम्स साइन बीटा, मान लो ये थोड़े टाइम के लिए बीटा है, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 60, यानी कि साइन बीटा हाफ, यानी कि थीटा क्या आएगा, बीटा क्या आएगा 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये नॉर्मल ओ डैश यानी कि बड़े स्फीयर के सेंटर से जा रहा है, ठीक है, ये ओ डैश जा रहा है पॉइंट ए से होते हुए, ये नॉर्मल है ओ डैश ए। अब यहां पे देखो ये 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल 120 हो गया, ये 60 तो ऑब्वियसली ये भी 60 होगा, और टोटल 180 होता तो ये 120 हो गया, ठीक बात। ये 30 है, ये अपने को क्या आया 30 है। अब ये एंगल अगर पता चल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, देखो ये r/2 है, ये भी r/2 है, यानी कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये 120 है तो अपोजिट 30 आएगा। तो अब देखो ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है, तो ये बीच वाला एंगल तो 120 डिग्री होगा। ये बात क्लैरिटी आ गई कि ये बीच वाला एंगल 120 डिग्री है। अगर आप इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ओ डैश
तो मैं येलो कलर कर लेता हूं। ये देखो ओ डैश सी और ए, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला तो अच्छे से ड्रॉ कर दो। ओके, ये देखो ये ऐसा, ये ऐसा, और ये जाएगा ऐसा। इसमें ये एंगल 30 है, ये 120 है, और ये 30 है, अपने को पता है ये x है और ये r/2 है। तो क्या मैं साइन लगा सकता हूं OCA में? OCA में अगर मैं साइन रूल लगाऊं, तो मैं साइन रूल लगा रहा हूं इन ट्राइंगल OCA। तो यहां देखो ये r/2 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू x अपॉन साइन 120। तो x क्या हो गया r√3/2। अब देखो, अब ये ट्राइंगल पकड़ो, इसका कलर चेंज करते हैं। और कौन सा कलर है? ब्लू कलर। अब ये ट्राइंगल देखो, यहां से ये x पता चल गया, ये 120 पता चल गया, और ये थीटा चाहिए अपने को, तो बेस्ट है ना। अब ये o डैश से आपका b और b से आपका a, ये ट्राइंगल देखो, ये एंगल पता है, उसके अपोजिट का पता है, ये एंगल ढूंढना है, उसके अपोजिट का पता है। तो अब o डैश ए बी में साइन रूल लगाओ, तो x अपॉन साइन थीटा है ना, x अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू r अपॉन साइन 120। ये साइन रूल है, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन थीटा 3/4 विच इज 0.75। ये आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। मुझे पता है इसको समझने में टाइम लगेगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करो, 2-3 बार देखो, स्लो करके देखो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आप जेईई 2026-27 या नीट 2026-27 के एस्पिरेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ढेर सारा फिजिक्स का कंटेंट मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करते करते हम इस क्वेश्चन तक पहुंच गए। आई थिंक ये 12th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। पेपर 1 आपने देखा पूरा सिंपली क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो मुझे लगा, जो पिछला क्वेश्चन था थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, और एक पहला वाला क्वेश्चन था, पहला दूसरा क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अच्छा था। बाकी सब तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा लग रहा है जैसे मेंस का पेपर हम सॉल्व करें। ठीक है, इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। A single slit diffraction experiment is performed to determine the slit width using the equation b small d upon capital D is equal to m lambda. B d by d is equal to m lambda. B is the slit width, D is the shortest distance between the slit and the screen, D is the distance between mth diffraction maximum and the central maximum, and lambda is the wavelength. ठीक बात। D and D are measured with the scales of least count 1 centimeter and 1 millimeter. तो कैपिटल डी का जो मेजरमेंट हुआ है स्केल से, उसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी का है 1 मिलीमीटर। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड एम आर नोन टू बी प्रिसाइज। लैम्डा 600 नैनोमीटर है और एम 3 है, प्रिसाइज यानी कि एरर इन लैम्डा एंड एम इज 0, क्योंकि प्रिसाइज है। द एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर in the value of B estimated using the diffraction maximum that occurs for M is equal to 3, D is equal to 5 millimeter and D is equal to 1 meter is। तो बेसिकली एरर निकालना है। ठीक बात। तो ये फॉर्मूला अपने को क्वेश्चन में ही दे दिया है, B D by D is equal to M lambda। तो B क्या हो गया, M lambda D by D। M आपका 3 है ना, यहाँ पे दिया ना M3। फिर आपका लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर, यहाँ पे दिया देखो 600 नैनोमीटर, और आपका कैपिटल डी कितना है 1 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका स्मॉल डी क्या है 5 मिलीमीटर, यहाँ दिया हुआ है। तो आपका बी क्या आ गया 360 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे देखो बी डी इज इक्वल टू बी डी बाई डी इज इक्वल टू एम लैम्डा, जहां से अपने को क्या मिला बी इज इक्वल टू एम लैम्डा डी बाई डी, ये अपने को पता है। अब इससे मैं रिलेटिव एरर का इक्वेशन लिख सकता हूँ। रिलेटिव एरर इन बी इज इक्वल टू, देखो एम और लैम्डा में तो कोई एरर है ही नहीं, सिर्फ डी और डी में एरर है। तो रिलेटिव एरर इन बी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन डी प्लस रिलेटिव एरर इन डी। ये कैसे है, मैंने एरर एनालिसिस का बहुत अच्छा वीडियो बनाया रिवीजन सीरीज, उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ। ठीक है, तो अभी डी की वैल्यू 1 मीटर है अपने को पता है यहाँ से, और स्मॉल डी की वैल्यू 5 मिलीमीटर है पता है।
आपको यहाँ पे जो डेल्टा डी की जगह आएगा, जो जो एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो आपको क्या लिखना है, लीस्ट काउंट। यहाँ पे दिया है ना लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर और उसका 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको डेल्टा बी बाई बी, रिलेटिव एरर क्या आ गया 0.21, रिलेटिव एरर क्या आ गया 0.21। तो आपने को एब्सोल्यूट एरर ढूंढना है ना, यहाँ पे क्या है द एब्सोल्यूट एरर, देखो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट में 0.21 इंटू बी की वैल्यू क्या है 360 माइक्रोमीटर, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 75.6 माइक्रोमीटर। यही क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेई नीट एस्पिरेंट हो आप 2026-27 का, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा फिजिकल कंटेंट मैं चैनल पर डालने वाला हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का ये पेपर 1 का 13th क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करेंगे। अगेन पेपर 1 में जैसे हमने देखा सारे क्वेश्चंस काफी आसान आए थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही डुएबल है, आप कर लोगे आराम से। मैं अभी आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, आपको भी काफी कंफर्टेबल लगेगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट तो नहीं है। तो consider an electron in the n is equal to 3 orbit of a hydrogen like atom with atomic number Z. At absolute temperature T, a neutron having thermal energy kBT has the same de Broglie wavelength as that of this electron. तो एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन लाइक एटम के थर्ड ऑर्बिट में है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और एक न्यूट्रॉन है जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे थर्मल एनर्जी kBT है। इन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। If the temperature is given by T is equal to Z square upon H Z square into H square upon alpha times pi square A naught square Mn Kb, where H is the Planck constant, Kb is the Boltzmann constant, Mn is the mass of the neutron and A naught is the first Bohr radius, then the value of alpha is basically, अगर T मैं निकाल लूँ इस टर्म में T निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। ठीक बात। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन मैं लिख सकता हूँ अल्फा लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी क्या दिया है केबीटी, तो मैं इसको लिख लूंगा एच अपॉन 2m केबीटी, इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लैम्बडा क्या लिखूंगा एच अपॉन एम वी, है ना, एच बाय मोमेंटम। मुझे पता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, तो यहाँ पे मैं एम वी को क्या लिख सकता हूँ एन एच अपॉन 2 पाई आर, तो एन एच नीचे आ जाएगा 2 पाई आर ऊपर आ जाएगा, तो लैम्बडा ई आ जाएगा 2 पाई आर बाय एन। अब यहाँ पे एन को तो आप चलो एन इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो, आर को क्या लिखोगे, मुझे पता है आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर नॉट क्या है, ए नॉट यहाँ पे दिया ना, ए नॉट फर्स्ट बोर रेडियस, तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब इस आर को यहाँ पे पुट करो तो लैम्बडा ई क्या आएगा 2 पाई आर की जगह ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, और डिनोमिनेटर में एन पहले से था, ये एन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको लैम्बडा ई मिलेगा 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना है, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m kbt इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट एन अपॉन जेड, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, t को एक तरफ लोगे, तो आपको ओवरऑल ये इक्वेशन मिलेगा जहां पे अल्फा की वैल्यू 72 आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इतना ही था, और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहे, हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। सर्कुलर मोशन का मुझे रिवीजन सीरीज का वीडियो निकालना है, थोड़ा टाइम भी हो गया है, मैं थोड़ा बिजी भी था 1-2 दिन से, इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली ये संडे तक आपको सर्कुलर मोशन का रिवीजन वीडियो जरूर मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए, बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आने वाला है बहुत जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सेक्शन 4 का फर्स्ट है, यानी कि 14th क्वेश्चन है, और इसको हम अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैच द कॉलम है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, तो अगर ये आपका डाइपोल है, ठीक है, और उसके r डिस्टेंस पे आप आगे जाओगे, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन आपके डाइपोल का डायरेक्शन होता है, उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, जो कि होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। और अगर आप नीचे आओगे, इसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये उल्टे डायरेक्शन में होता है,
तो अगर आप इस डायरेक्शन में लोगे तो एक माइनस ऐड करना पड़ेगा, माइनस के पी अपन आर क्यूब। और आप देखो कि एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल होता है। अगर आप ऑप्शन पी पे आ जाओ, ठीक है, पी पे आ जाओ, तो पी में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है फर्स्ट डाइपोल है, ये ऊपर की तरफ है। तो ये जो पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट एक्स एक इक्वेटोरियल पॉइंट है ना। पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या उल्टा होता है, तो ऊपर की तरफ है तो क्या नीचे की तरफ होगा। और ये सेकंड वाला भी ऊपर है तो इसका भी नीचे की तरफ होगा, यानी कि जो नेट है वो नीचे की तरफ होगा। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप वाला ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका पी का 2। तो पी का 2 में दो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। क्यू की बात कर लें तो आप देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 की तरफ से उल्टा यहाँ आएगा और 2 की तरफ से उल्टा यहाँ आएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया पी का 1, पी का 1, सॉरी क्यू का 1। तो अभी भी सी और डी दोनों ही ऑप्शन कंटेंशन में है हमारे। आर की बात करें तो, अच्छा, आर की बात करें तो इसकी तरफ से यहाँ आएगा और इसकी तरफ से यहीं पे आएगा, यानी कि आपका पॉजिटिव आई कैप है और नेगेटिव जे कैप है। तो आई माइनस जे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन आप देखो ट्वाइस ऑफ आई आएगा ना, क्यों एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस होता है। तो ये आपका आर का 4 हो गया। तो आर का 4 खाली ऑप्शन सी है, आपको डी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन सी आंसर आ गया। पर ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एस नॉट डी, एस आई मीन एस क्या है। आप देखो दोनों एक ही तरफ है तो ऑब्वियसली दोनों इधर ही होगा, दोनों इधर होगा तो ये ट्वाइस ऑफ आई कैप होगा। आई कैप, पॉजिटिव आई कैप का एक ही है, तो ये 5 आएगा, एस का 5 करेक्ट, ठीक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, पेपर 1 में हमने देखा लगभग ऐसा ही क्वेश्चन। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के पेपर 1 का 15th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये पेपर 1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक ही क्वेश्चन बचेगा और ये इजी क्वेश्चन है। अगेन पेपर 1 में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे मुझे तो सारे ही बहुत सिंपल और डुएबल लगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैच द कॉलम है ये, ठीक है, सेक्शन 4 का क्वेश्चन है ये, तो उसमें सारे मैच द कॉलम है। इसमें आपको एक चीज दी गई है कि एन सर्किट विद एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इंपीडेंस Z इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स एज शोन इन द डायग्राम, ओके। द सोर्स वोल्टेज वेरीज इन टाइम। तो जो आपका सोर्स वोल्टेज है दैट वेरीज इन टाइम विच इज 300 sin 400t, ये आपको दिया है। इसका मतलब क्या है, V नॉट आपका 300 है और ओमेगा आपका 400 है, ये आपको दिया हुआ है। लिस्ट 1 और 2 इसको मैच करता है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में आपको अलग अलग केसेस दिए हैं जहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स रखे हैं, रेजिस्टर, फिर इंडक्टर विथ रेजिस्टर, कैपेसिटर, मतलब ऑल द थ्री। और आपको मैच करना है उनके डायग्राम से। डायग्राम में आपको y एक्सिस पे करंट है और करंट को आपको ग्राफ बनाना है। x एक्सिस पे आपको एंगल्स मिलेंगे 0, π/2, π एंड सो ऑन, राइट। ओके, 400t है यहाँ पे, so this term is there, so it's a sine curve, basically कर्व निकालना है, वो हम निकाल लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले P की बात करें तो आपको एक रेजिस्टेंस दिया है 30 ओम्स का, ठीक है। तो R 30 ओम है, आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में कोई एंगल नहीं होता, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कोई एंगल नहीं होता। आई क्या होगा, V बाय जेड। V है 300 साइन 400t अपॉन Z कितना है, आर ही Z है ना, तो 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। तो ये 0 कैंसल, ये 3 यहाँ पे 1, तो 10 साइन 400t आपका आएगा। यहाँ पे 10 मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 10 है। तो करंट की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 10 तक जा रही है, देखो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 देखो 10 तक जा रहा है ना ये, तो आपका P का 3 है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब P का 3 दो जगह है, एक ऑप्शन A में है और एक ऑप्शन C में है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो R को 2 दिया है A में और R को 2 दिया है C में, S को 1 दिया है A में और S को 1 दिया है C में। मतलब अगर Q में आप डिसाइड कर लो तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा आंसर क्या है। एक में Q को 5 दिया, एक में 4 दिया, ठीक है, अभी देख लेते हैं।
यहाँ पे आपको 30 ओम्स के साथ एक 100 mH का इंडक्टेंस भी दे दिया, तो R 30 ओम है और L क्या आपका 100 mH। XL क्या होता है, ओमेगा L, और ये 90 डिग्री होता है, जहाँ पे करंट लैग करता है, करंट लैग करता है बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो XL क्या है, ओमेगा L विच इज 400, ओमेगा कितना है 400 इंटू एल क्या है 100 इंटू 10⁻³ H। तो ये देखो एक 10 एक 10 और एक 10, ये 10⁻³ से कैंसिल हो गया, तो आपको 40 ओम्स बचेगा, ठीक है। तो आई नॉट क्या होगा, V अपॉन वी नॉट बाय जेड, वी नॉट 300 है अपॉन जेड क्या है अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर 30 का है तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6 आता है, क्या आता है 6। अब आई नॉट की वैल्यू 6, नेगेटिव में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि करंट लैग करता है। देखो ये जो आई की वैल्यू ये 5 से ऊपर उठ रहा है, बट ये पॉजिटिव है, ये लीड कर रहा है, और यहाँ पे देखो करंट देखो -5 है, ये पीछे -6 जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है आपका। क्यू का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्यू का ऑप्शन 5 किसमें, ए में है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है और सी आपका गलत। आगे मैं नहीं कर रहा हूँ आर और एस, मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करो, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये दो सॉल्व कर लिया तो आपका तो एग्जाम में हो गया, ठीक है। अदरवाइज फिजिक्स पर्सपेक्टिव से आर और एस को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ आप खुद से करो। डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं वहां समझा दूंगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है, बेसिक मैथमेटिक्स ही है इसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करना मत भूलना। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स का पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैच द कॉलम में देख लेते हैं फटाफट क्या आंसर है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, हमको मैच करना है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये कभी आता है, जेड स्क्वायर क्या है, हाइड्रोजन एटम की ट्रांजिशन एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 देखिए, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम, तो P का हो गया आपका 5, ठीक है। तो अभी P5 कहाँ कहाँ पे, एक तो ऑप्शन बी में है, एक ऑप्शन सी में है, ठीक है। Q देख लेते हैं, Q इज E Z-1 का स्क्वायर। देखो ये कब आता है, जब आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पढ़ते हो, है ना। वहां पे मोजलेस लॉ भी आ जाता है, उसके बाद जो केट शेल का इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो वहां पे Z-1 का स्क्वायर आता है, सो दैट वुड बी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सो Q इज 1, Q1 ऑप्शन सी में है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। उसके बाद भी देख लेते हैं Z-1 कहाँ पे आता है। ये एक्चुअली थियरी है, ये आप देख लो कि इसमें होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट of the nuclear binding energy for stable nuclei with mass number in the range of 30 to 170। और प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z कब होता है, बाइंडिंग एनर्जी में, है ना, एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो दैट वुड बी योर 4। सो 5 1 2 4, 5 1 2 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इतना ही है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमारा पेपर 1 का जो है डिस्कशन खत्म होता है। सारे क्वेश्चंस काफी इजी और डुएबल थे। आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या गलतियां की, और जो आपको लगता है कि अब आपको आसान लग रहा है, ठीक है। और ये पूरा सोल्यूशन का सीरीज आपको कैसा लगा, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करना मत भूलिएगा।